नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 7 मई 2024 से लेकर 13 मई 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन खबरों को किस प्रकार शामिल करने वाले हैं। देखते हैं आज के लेक्चर की रूपरेखा। तो देखिए, आज हम इन 4 खबरों को शामिल करने वाले हैं और ये 4 खबरें कौन कौन सी हैं। एक खबर है ड्रीप प्राइसिंग से लेकर, तो हम देखेंगे कि ड्रीप प्राइसिंग क्यों न्यूज में रहा और ये क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद दूसरा खबर हम देखेंगे पूंजीगत अधिलाभ कर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो हम देखेंगे कि पूंजीगत अधिलाभ कर या पूंजीगत लाभ कर क्या होता है और क्यों सुर्खियों में ये रहा विगत सप्ताह में। उसके बाद हम देखेंगे कि संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है और ये क्यों विगत सप्ताह में सुर्खियों में रही है। उसके बाद आज के अंतिम खबर के लिए हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि अनुवृत्तियों के बारे में और समर्थन की समग्र माप के बारे में हम देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में रहा है। हम देखेंगे कि अभी गन्ना का जो एफआरपी दिया जाता है उसके लिए वो डब्ल्यूटीओ की जो अनुमत सीमा है उसको पार कर गया है और इसलिए ये न्यूज में रहा है। तो इसको हम विस्तार से पढ़ लेंगे। आज हम इन 4 खबरों को यूपीएससी की परीक्षा के अनुरूप जितनी आवश्यकता है विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किन किन खबरों को हम शामिल करने वाले हैं लेक्चर की रूपरेखा का। उसके बाद हम आज के पहली खबर पे चलते हैं। देखिए, आज की हमारी जो पहली खबर है वो संबंधित है ड्रीप प्राइसिंग से और ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ। हिंदी के न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी माध्यम के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी प्रकाशित हुआ। क्या था संदर्भ, देखते हैं कि खबर का संदर्भ क्या था। तो ड्रीप प्राइसिंग क्यों खबर में रही, जिसको हम बोलते हैं संदर्भ में या चर्चा में क्यों। तो क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा ड्रीप प्राइसिंग को लेकर या ड्रीप प्राइसिंग के संदर्भ में चेतावनी जारी की गई है। ग्राहकों को भी चेतावनी जारी की गई है कि आप ड्रीप प्राइसिंग से बचें। आप किसी भी वस्तु या सेवा को जब क्रय करें, खरीदें, तो आप मूल्य तुलना जरूर करें। अब थोड़ा सा पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि ये उपभोक्ता मामलों का विभाग क्या है। तो उपभोक्ता मामलों का विभाग देखने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो ये जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है ये भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है। उपभोक्ता मामलों का विभाग भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। तो वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया था। और देखेंगे आप तो ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखता है या बनाए रखने में सहायक है। उसके साथ साथ ये राज्यों एवं संगठनों दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है ये राज्यों और जो भी उपभोक्ता संगठन हैं इनके साथ मिलकर काम करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक है या रक्षा करने का प्रयास करता है। तो ये तो संदर्भ रहा
कि क्यों ये खबर न्यूज में रही। अब हमको यहाँ जान लेना जरूरी है कि ड्रीप प्राइसिंग है ये होता क्या है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ड्रीप प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। या हाल ही में सुर्खियों में ड्रीप प्राइसिंग देखा गया, इसका संबंध किससे है। तो हम एक बार समझ लेते हैं और फिर विगत वर्ष में ऐसे या इस प्रकार के आए प्रश्नों को भी देखेंगे और उसके साथ साथ इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न भी आपको देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ड्रीप प्राइसिंग को समझ लेते हैं कि ड्रीप प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्रीप प्राइसिंग का मतलब आप अक्सर कभी जेप्टो से अगर कुछ मंगाते होंगे या आप जोमेटो से कुछ मंगाते होंगे अगर खाने के लिए, ऐसे ही स्विगी का अगर आप उपयोग करते होंगे, अमेजन पर भी अगर आप जाते होंगे, फ्लिपकार्ट पे भी जाते होंगे, तो देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, किसी उत्पाद या सेवा का कीमत वो लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि विज्ञापन में, तो विज्ञापित कीमत भी बोल सकते हैं आप उसको, कि विज्ञापित कीमत अर्थात विज्ञापन में जो प्रदर्शित किया जाता है कीमत, उसको हम बोलते हैं क्या, विज्ञापित कीमत। तो विज्ञापन में वो लोग दिखाते हैं कि जैसे ये जूता कितने का है, 47,000 रुपीज का है। ये उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा ही अपने जो सोशल अकाउंट एक्स है उस पर जारी किया गया था। तो मैंने वही यहाँ पे चित्र लेकर आपको समझा रहा हूं कि 4700 का ये जूता है। लेकिन जब लोगों को देख के लगता है कि सस्ता है, चलो खरीदते हैं इसको, और जब खरीदने जाते हैं तो उसके बाद बिल डिटेल आता है। जब पे करने जाते हैं आप तो दिखाया जाता है कि क्वांटिटी आपकी एक है, लेकिन हैंडलिंग चार्ज लग गया 150 रुपये, शिपिंग चार्ज लग गया 150 रुपये, डोनेशन चार्ज लग गया 50 रुपये, प्लेटफॉर्म यूज करने का चार्ज लग गया 80 रुपये, और ऐसे कितना हो गया टोटल जूते की कीमत 5,130 रुपये। तो अचानक आपको लगता है कि अरे मैं तो गया था केवल ये 4700 रुपये देखकर, लेकिन अंत में मुझे पे करना पड़ रहा है कितना, 5,130 रुपये। तो ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कीमतों को छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको विज्ञापित कीमत कम करके दिखाया जाता है, और जब ट्रैप में पहले आपको उलझाया जाता है, आप जब इससे आकर्षित होते हैं तो उसके बाद इसके अंदर छुपी कीमतों को इसमें जोड़कर फाइनल आपसे बिल लिया जाता है, फाइनल पैसा लिया जाता है। तो इससे जो उपभोक्ता है वो एक तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसे ही आप देखेंगे जेप्टो में भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि प्लेटफॉर्म चार्ज इतना हो गया, हैंडलिंग चार्जेस इतनी हो गई, इस तरीके से विभिन्न चार्जेस उसमें जोड़ देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ड्रिप प्राइसिंग की जा रही है। अब थोड़ा इसको हम लिख के देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब थोड़ा इसको प्रॉपर लिखने के हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर हमको एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, ड्रिप प्राइसिंग क्या है, तो ये मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया या रणनीति है। सबसे पहले अगर कभी पूछता है कि ड्रिप प्राइसिंग क्या है, तो यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की एक रणनीति या प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रारंभ में किसी वस्तु या इसमें क्या किया जाता है, तो प्रारंभ में किसी वस्तु या सेवा के कुल कीमत का केवल कुछ भाग, आंशिक भाग ही प्रदर्शित किया जाता है या विज्ञापित किया जाता है। और उसके पश्चात खरीदारी की प्रक्रिया जब आप शुरू करते हैं तो खरीदारी की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे अन्य शुल्कों को प्रारंभिक कीमत के साथ जोड़ा जाता है, और जोड़कर ऐसे कीमत ज्यादा कर दी जाती है, जैसे सर्विस चार्ज, पोर्टल शुल्क, टैक्स इत्यादि, जो अभी हमने चित्र में देखा। अब थोड़ा ड्रिप प्राइसिंग क्या है अगर आप समझ गए तो समझते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा। तो देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहली विशेषता है कि इसमें अधूरा मूल्य का निर्धारण होता है। आपको एक आंशिक भाग, छोटा सा भाग ही दिखाया जाता है केवल इसमें। उसके बाद उपभोक्ता के लिए कीमत स्पष्टता नहीं होती है। उपभोक्ता एक बार अगर ऐसे ट्रैप में फंस जाता है तो उसको बार बार जो सही ईमानदारी से प्रदर्शित कर रहे हैं कीमतें,
उनको भी लेकर शंका पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर भी जब हम बिलिंग करने जाएंगे तो कीमतों को बढ़ा देगा। तो स्पष्ट कीमतें नहीं होती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद उद्योगों द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख ही लिए कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कम कीमत में टूथपेस्ट मिल रहा है। आप जेप्टो पे गए, कम कीमत में टूथपेस्ट है, जब उसका बिलिंग करने गए तो वो कम कीमत अचानक से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। उसके बाद उदाहरण अगर हम देखें तो यात्रा और जो हॉस्पिटैलिटी उद्योग है उसमें अक्सर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खुदरा एवं ई कॉमर्स वाले जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, फूड डिलीवरी इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में ये बहुत ही तीव्रता से दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। तो प्रभाव इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा। तो उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा होता है। तो उपभोक्ता भ्रम पैदा हो रहा है। उपभोक्ता भ्रम क्या है भी मैंने आपको समझाया कि उपभोक्ताओं को एक बार इस ट्रैप में फंसने के बाद जो सही तरीके से कीमतें प्रदर्शित कर रही हैं कंपनियां, उनको भी लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। उसके बाद संबंधित कंपनी पर विश्वास की कमी होती है। उपभोक्ता एक बार अगर कि उस कंपनी के ट्रैप में फंस जाता है तो उसके बाद संबंधित कंपनी के सही तरीके से अगर वो मूल्य दिखा रहा है तब भी उसके उत्पाद या सेवा को खरीदने से बचने लगता है। उसके बाद बात करते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों का इसमें हनन होता है। उपभोक्ताओं को स्पष्ट कीमतों को जानने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे उपभोक्ता का जो अधिकार है वो हनन हो रहा है। उसके बाद क्या है, उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कम खर्च के चक्कर में तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो प्रारंभ में या शुरुआती समय में तो उद्योगों को इससे लाभ है, क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे, बिल करेंगे, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो उद्योगों को शॉर्ट विजन में तो इसका फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो जो भी उपभोक्ता एक बार ट्रैप में आके यहाँ उलझ जाएगा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा, भविष्य में उस उद्योग के या उस कंपनी के किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए वो नहीं जाएगा। तो ये प्रारंभ में लाभ, परंतु समय के साथ उपभोक्ता हानि होगी। उपभोक्ता हानि किसको होगी, संबंधित कंपनी को होगी, क्योंकि उपभोक्ता उसका साथ छोड़ने लगेंगे। उसके बाद ये अनुचित व्यापार प्रथाओं में आता है, क्योंकि ये एक सही व्यापार प्रथा नहीं है, बल्कि एक अनुचित व्यापार प्रथा है। उसके बाद पारदर्शी रूप से मूल्य प्रदर्शित करने वाली कंपनियों को भी इससे नुकसान होता है। कुछ कंपनियां इसको कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जो सही तरीके से नैतिकता का पालन करते हुए अपने सही मूल्यों का प्रदर्शन कर रही हैं, सही मूल्यों को ही विज्ञापित कर रही हैं, उस पर भी उपभोक्ताओं को ट्रस्ट नहीं रहता और उनको भी नुकसान हो जाता है। उसके भी वस्तुओं और सेवाओं का बिक्री घट जाता है इसके कारण। तो ये नुकसान है। अर्थात जो व्यापार, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो व्यापार प्रतिस्पर्धी जो सिस्टम है वो भी गड़बड़ होता है, क्योंकि जो ऐसे ट्रैप करके लोगों को लेके आ रही हैं वहां ज्यादा लोग आ जा रहे हैं कम कीमत देखकर, जैसे जूते का भी हम देखें, लेकिन जो सही कीमतें दिखाएंगी पहले से ही 5130 दिखाएंगी, तो उनके पास कोई जाएगा नहीं, हालांकि दोनों का कीमत सेम था। तो ये एक तरीके से हम देखेंगे तो व्यापार प्रतिस्पर्धा को भी नुकसान पहुंचाता है। इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान है उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी नोटिस जारी किया गया है, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए कि आप किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले केवल विज्ञापित मूल्य को न देखें, बल्कि उसके हिडन शुल्कों को भी जाकर जरूर देखें। उसके बाद पारदर्शी मूल्य निर्धारण हेतु उद्योगों को एक मानक बना देना चाहिए कि आपको पारदर्शी तरीके से ही मूल्य का निर्धारण करना है। ऐसे आप कुल मूल्य का कुछ हिस्सा ही दिखाकर उपभोक्ताओं को ट्रैप नहीं करेंगे। उसके बाद स्पष्ट रूप से इसका विनियमन किया जाना चाहिए और संभव हो तो दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। उसके अलावा उपभोक्ताओं को मूल्य तुलना को प्रोत्साहन करना चाहिए कि उपभोक्ता मूल्य तुलना करें कि किस वस्तु या सेवा का कीमत किस उद्योग या किस कंपनी के लिए कितना है। तो
अगर उपभोक्ता जागरूक रहेंगे, आप देखते हैं कि उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा अक्सर जागो ग्राहक जागो का जो अभियान भी चलाया जाता है, विज्ञापन भी लाया जाता है। तो अगर उपभोक्ता जागरूक रहेगा तो ऐसे प्रैक्टिस कंपनियां कम कर पाएंगी। उसके बाद भारत सरकार के क्या प्रयास हैं? ध्यान रखिए, भारत ही नहीं इससे परेशान है, इससे अमेरिका जैसे देश भी परेशान हैं और भी देश परेशान हैं। अमेरिका में भी अभी कुछ समय पहले वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने बोला था कि हम कुछ ऐसे विनियमन लेकर आएंगे जिससे कि ड्रिप प्राइसिंग को खत्म किया जाए या उसको कम किया जाए। लेकिन हम भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी हमारा उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है उसने चेतावनी जारी किया है। चेतावनी जारी करने के साथ ही उसने उपभोक्ताओं को बोला है कि अगर ऐसी प्रैक्टिस आप देख रहे हैं किसी कंपनी का, किसी पोर्टल का, तो आप उपभोक्ता संरक्षण हेतु उसने हेल्पलाइन भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1921, और उसके साथ साथ उसने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है कि आप उस पर पूरा जो भी आपको दिक्कत है उसका व्हाट्सएप के थ्रू टाइप करके भेज सकते हैं। तो जाके आप देख सकते हैं 1800011921 उसका नंबर है। तो नंबर से अभी यहाँ पे नंबर हालांकि देखिए आपको लिखा गया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा एक और काम किया गया है, और वो काम क्या है? तो ये आपको ध्यान से समझना है कि डार्क पैटर्न की रोकथाम व विनियमन दिशा निर्देश जारी किया गया था 2023 में। उसके तहत ड्रिप प्राइसिंग को एक डार्क पैटर्न माना गया है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कभी अगर ऐसे फैक्ट पूछती है यूपीएससी की डार्क पैटर्न की रोकथाम व विनियमन दिशा निर्देश 2023 के तहत ड्रिप प्राइसिंग को एक डार्क पैटर्न के रूप में घोषित भी किया गया है। तो मैं एक ही पेज पर चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दूं जिससे कि आपको रिवाइज करना आसान रहे और आसानी से आप पढ़ सकें। कई पेज बनाकर अगर उसको दिया जाए तो आपको क्विक रिवीजन करने में दिक्कत होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको आसानी से रिवाइज करने में मदद करेगा। अब देखिए, विगत वर्ष में अर्थात 2021 में एक प्रश्न पूछा गया कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको आप पढ़िएगा और हल करिएगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न मैंने अभ्यास के लिए आपको ड्रिप प्राइसिंग से बनाया है कि ड्रिप प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि यूपीएससी के प्रश्न पूछने के पैटर्न कई हैं, अब हर प्रकार से मैं प्रश्न बना के यहाँ आपको नहीं दे सकता। आप अपने मन से भी कई प्रकार के प्रश्न इसके बना सकते हैं। कई बार केवल शब्दावली से यूपीएससी प्रश्न पूछ देती है। यहाँ मैं थोड़ा टफ पैटर्न को फॉलो किया हूँ जिसमें केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, अर्थात जो सबसे टफ पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करके मैंने अभ्यास प्रश्न बनाया है। इसको आप आराम से पढ़िएगा और हल करने का प्रयास करिएगा। तो इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं हम लोग आज के दूसरे खबर की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ड्रिप प्राइसिंग का हर एक पहलू आपको समझ में आ गया होगा। आज का दूसरा खबर जो है या हमारा दूसरा विषय वस्तु इस लेक्चर का है कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत अधिलाभ कर। क्यों न्यूज में रहा ये? तो न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स संदर्भ या चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा अभी आप देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, और लोकसभा चुनाव जो हो रहा है अभी, इसमें कई लोगों ने बोलना ये शुरू किया कि जैसे ही अगर यही सरकार जो अभी तत्कालीन एनडीए की सरकार है, यही सरकार आती है तो ये पूंजीगत अधिलाभ कर की जो संरचना है उसमें व्यापक बदलाव करेगी। न्यूज़पेपर्स में भी आया, अन्य जगहों पर भी कहा गया। तो इसी बात को जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है। हम पूंजीगत अधिलाभ कर की संरचना में कोई बदलाव करने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए न्यूज में रहा। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा उन रिपोर्टों का खंडन किया गया जिसमें यह कहा गया था कि वर्तमान सरकार पुनः सत्ता में आने के पश्चात पूंजीगत लाभ कर की संरचना में परिवर्तन करने की
योजना बना रही है। तो इस कारण ये न्यूज में रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूंजीगत लाभ कर क्या है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुरूप मटेरियल दिया जाए, चीज़ों को आसानी से समझाया जाए और कम से कम स्लाइड्स में अधिक से अधिक बातें आपको दिया जाए, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। उसके साथ साथ रिवीजन भी आप अगर स्लाइड का लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो एक की स्क्रीनशॉट में आपको बहुत कुछ चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पूंजीगत लाभ कर क्या है। किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से अर्जित लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं। कोई पूंजीगत संपत्ति है, उसको आप बेच रहे हैं, बेचने से अगर मान लीजिए कि जितने में आप खरीदे थे उसको और जो आपने बेचा है उसके बीच में जो गैप आ रहा है, लाभ जो हो रहा है, हानि हो रही है, तब तो कुछ लगना नहीं है। 1 लाख का अगर कोई सामान लिए हैं आप और उसको 80,000 में बेच रहे हैं, तब तो कोई लाभ हुआ नहीं, आपको टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन 1 लाख की कोई अगर आपने संपत्ति खरीदा है और उसको 5 लाख में बेच रहे हैं, तो 4 लाख आपको लाभ हुआ। उस 4 लाख पर आपको पूंजीगत लाभ कर देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत संपत्ति क्या है? तो भूमि, भवन, स्टॉक, चाहे वो इक्विटी शेयर बोल लो, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इत्यादि सब क्या है? पूंजीगत संपत्ति है, खासकर पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में। उसके बाद और भी है, मैंने इत्यादि लिख दिया। आयकर अधिनियम जो 1961 है, इसकी धारा 45 इस कर को लगाने की अनुमति देती है। तो सरकार कहाँ से यह अधिकार पाता है कि हम पूंजीगत लाभ कर लगाएं? तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45 के तहत सरकार को यह शक्ति मिलती है कि वो पूंजीगत अधिलाभ कर को आरोपित करें। पूंजीगत लाभ पर आरोपित कर को ही क्या बोलेंगे? पूंजीगत लाभ कर। तो इस पूरे ही एक एक बिंदु में आपको हर एक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा हम आगे समझते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं। जो रेलेवेंट है हमको वहीं चलेंगे। अब मान लीजिए कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है उद्भव इसका कि 1921 में हम चले जाएं तो कहीं वहां पर थोड़ा सा इसका दिखाई देता है। फिर 1949 में इसको लागू किया गया, फिर इसको हटाया गया, फिर लाया गया। ये सब हमारे काम के लिए बहुत है नहीं। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुराने पेपर्स देखते हैं, यूपीएससी के अब तक के पैटर्न देखते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, न कि फिजूल की बातें हम पढ़ के अनावश्यक अपनी कॉपी और समय को, कॉपी भी भरें, समय भी खराब करें। तो बात करते हैं कि प्रकार इसके क्या है। तो इसका प्रकार है अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर। अल्पकालिक, देखिए ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ऐसी संपत्ति जिनको अल्पकाल के लिए रखा जाता है। और अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो अक्सर हमको ये पता रहता है कि 1 साल से कम की चीज़ों को हम अल्पकालिक बोलते हैं और 1 साल से ज़्यादा की चीज़ों को हम दीर्घकालिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एकदम हूबहू लागू नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों में 3 साल है, कुछ में 1 साल ही है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है, कॉमन सेंस से काम नहीं बनेगा। तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर क्या है? 36 माह या 3 वर्ष, सामान्यतः यही होता है 36 माह। सामान्यतः 36 माह या 3 वर्ष से कम समय तक स्वामित्व में रखी गई पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी लाभ होता है उस पर क्या लिया जाता है? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर। इस पर कर की दर अपेक्षाकृत अधिक ली जाती है, जिससे कि लोग अगर कुछ पूंजीगत वस्तु खरीदें या कुछ ऐसा निवेश करें तो क्या दीर्घकालिक करें, अल्पकालिक न करें। और इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स लिया जाता है दीर्घकालिक की अपेक्षा। आयकर विभाग के नियमानुसार कुछ संपत्ति हेतु स्वामित्व अवधि 36 माह के बजाय केवल 12 माह अर्थात 1 वर्ष ही है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सभी के लिए नहीं, सामान्यतः 36 माह है, लेकिन कुछ के लिए नियम बनाया गया है कि 1 वर्ष से कम समय तक ही रखेंगे आप, तब भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के तहत ही रखना पड़ेगा। जैसे शेयर
किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक पर सूचीबद्ध हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डिवेंचर व सरकारी प्रतिभूतियां इत्यादि। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर क्या है? तो जो 36 माह या 3 वर्ष से अधिक समय तक अगर कोई पूंजीगत वस्तु खरीद के अपने स्वामित्व में रख रहे हैं और उसके बाद उसको बेच रहे हैं और उस पर लाभ हो रहा है आपको, तब आपको कौन सा कर देना पड़ेगा? दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। और इसी पर मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है, अभी हम देखेंगे। कर की दर इस पर अपेक्षाकृत कम रहती है, जिससे कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट करिए, अल्पकालिक नहीं। उसके बाद कुछ संपत्तियों हेतु स्वामित्व की जो समय सीमा है, इसमें क्या है? 1 वर्ष से अधिक है, अर्थात 36 माह या 3 वर्ष से अधिक नहीं, बल्कि 1 वर्ष से अधिक ही रख लेंगे उसको आप और बेचेंगे, उस पर लाभ होता है आपको, तो आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना रहेगा। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत अधिलाभ कर क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब पूंजीगत अधिलाभ कर की वर्तमान दरें हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट दे दूं कि वर्ष 2018-19 के बजट में भारत सरकार द्वारा इसमें काफी चेंजेस किए गए थे और उस चेंजेस के कारण ही उस वर्ष के मुख्य परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछ लिया गया था। लेकिन अभी कुछ ऐसी डायरेक्ट जो उस समय चेंजेस किए गए थे उससे संबंधित अब प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम हैं, इसलिए मैं वर्तमान दरों को बता रहा हूं और थोड़ा बहुत आपको हिंट भी अभी दे दूंगा। देखिए वर्तमान दरें क्या है? तो जो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर है, अगर प्रतिभूति लेन देन कर है, एक लेन देन कर होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर जो प्रतिभूति आपने खरीदा है उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है, तो फिर उस समय क्या होगा? देखिए इसलिए बोल रहा है कि STT की लागू होने की स्थिति पर निर्भर करता है कौन? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर। यदि STT लागू होता है तो 15% की एक समान दर लगती है और उस पर अगर अलग से उपकर और अधिभार और उपकर लगा होगा, इसको अधिभार कर लीजिएगा, सरचार्ज और शेष, तो अधिभार और उपकर लगा रहेगा तो 15% लगेगा। अगर जो भी सिक्योरिटी आपने खरीदा है उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लग रहा है तो फिर एक समान दर से 15% लगेगा, शेष सरचार्ज उसमें अलग से शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद यदि STT लागू नहीं होगी तो फिर इनकम टैक्स जो हम देते हैं वैसे ही इनकम टैक्स की तरह जिस स्लैब में आप आते हैं, आयकर की जिस दर में आते हैं आप, उसी स्लैब के आधार पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर जो है ये 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रखे गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों को बेचने से 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर लागू होता है। 10% की कर की दर इस पर लगती है, देखिए कम है ना उससे, और जो सरचार्ज और शेष रहेगा वो लागू होता है। तो ये वर्तमान दरें हैं। 2018 में इसमें काफ़ी कुछ नए तरीके से परिवर्तन करके लगाया गया था, क्योंकि पहले ये बाहर थी, इसको फिर डबल से 2018-19 में शामिल किया गया था, इसलिए काफ़ी चेंजेस थे। उन चेंजेस को आज मैं शामिल नहीं किया हूं, आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो अब तक तो स्टैटिक हो चुका है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि पूंजीगत लाभ करके लाभ क्या है। तो पहली बात कि इससे सरकार को राजस्व का सृजन होता है। सरकार को राजस्व का सृजन होगा तो सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी, स्वास्थ्य में निवेश करेगी, शिक्षा में निवेश करेगी, तो इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद लंबी अवधि के निवेश को यह प्रोत्साहन करता है। अभी आपने देखा कि जो दीर्घकाल का है उस पर टैक्स भी कम लग रहा है, तो ये लंबे अवधि के लिए निवेश को प्रोत्साहन करता है कि लंबे समय के लिए निवेश किया जाए, और ये सारे निवेश किसमें हैं? लंबे समय के लिए हैं। उसके बाद सामाजिक न्याय को सुनिश्चितीकरण करता है। ये सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टैक्स आएगा तो क्या करेगी? जो वंचित वर्ग हैं उनका कल्याण करेगी। एक तरीके से
अधिक पैसे वाले लोगों से टैक्स लेकर गरीबों के पास जब टैक्स जाएगा तो सामाजिक सुनिश्चितीकरण को निश्चित किया जा सकता है। और कर की चोरी की रोकथाम में सहायक है ये। कर की चोरी को रोकथाम में कैसे सहायक है? अगर आपके पास कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को आप दिखाएंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली वो आपकी संपत्ति मानी नहीं जाएगी। इसलिए आप अपनी संपत्ति को घोषित करेंगे और जब घोषित करेंगे तब उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए कर की चोरी की रोकथाम में भी ये कहीं ना कहीं सहायक है। हालांकि इसके भी बहुत से लूप होल निकाल कर लोग काम करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि कर की चोरी की रोकथाम में ये सहायक बने और कुछ हद तक तो है। उसके बाद इसकी हानि क्या है? नुकसान। किसी भी चीज के सिर्फ फायदे नहीं होते हैं, नुकसान भी होता है। क्या नुकसान है ये देखते हैं। निवेश को हतोत्साहित करता है ये। अब निवेश को हतोत्साहित क्यों करता है? तो बहुत से लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि यार क्यों निवेश करें, फिर उस पर लाभ होगा तो उस लाभ पर तो टैक्स देना पड़ेगा, छोड़ो, निवेश करते ही नहीं है। तो ये भी टेंडेंसी हो सकती है लोगों की, और ऐसी टेंडेंसी हुई तो डेफिनेटली निवेश को हतोत्साहित कर देगा ये। उसके बाद नियमों में जटिलता। इसके नियमों में काफी जटिलता है। आप देख रहे हैं यहीं पर कि किस तरीके से, तो इसके नियम काफी जटिल हैं जो लोगों को समझना थोड़ा टफ हो जाता है सामान्य लोगों को। और बाजार की तरलता को कम करता है। बाजार की तरलता को क्यों कम करता है? अगर मान लीजिए दीर्घकाल के लिए कोई निवेश कर दिया तो फ्रिक्वेंटली तो वस्तु खरीदी बेची जाएगी नहीं फिर, और जब फ्रिक्वेंटली खरीदी बेची नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं तरलता की कमी पड़ सकती है। तो ये बाजार की तरलता को कम करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एक संपत्ति पर सबके लिए समान कर, जिसको हम प्रतिगामी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि प्रतिगामी है। एक होता है प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब क्या होता है? कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, आय जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स भी क्या हो रहा है? कर भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? सभी पर टैक्स बराबर है, चाहे वो अमीर हो। आय बढ़ रही है लेकिन टैक्स क्या हो रहा है? इक्वल समान लगाया जा रहा है। तो ये प्रतिगामी टैक्स है। चाहे कोई गरीब आदमी है चाहे कोई अमीर आदमी हो, दोनों पर ही ये टैक्स, अगर समान प्रतिभूति है, समान संपत्ति है, समान ही लगेगा। तो ये भी इसका काफी आलोचना की जाती है। अगला है बाजार और स्थिरता। बाजार और स्थिरता कैसे ये पैदा कर देगा, इस बात को समझिए। बाजार और स्थिरता ऐसे पैदा कर देगा कि अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा इधर होकर आपको समझाऊं, बाजार और स्थिरता कैसे ये पैदा कर देगा। अगर मान लीजिए कि एक ही प्रकार की संपत्ति बहुत से लोग खरीद कर रखे हैं। इमेजिन कर लीजिए सोना, और अचानक उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब कीमत बढ़ गई है तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में बेचना शुरू करेंगे। और जब बेचना शुरू करेंगे उस समय, तो एक तो उसमें मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन की समस्या हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा? पूरा वो सेक्टर ही एक तरीके से ढह जाएगा, बेचा जाएगा तो बेचने लगेंगे लोग। तो बाजार को अस्थिर भी कर सकता है ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम कि अच्छा, वर्तमान दरें हमने देख लिया है। एक महत्वपूर्ण बात आपको और समझ लेना है यहाँ, जो 2018 का मैं आपको बोल रहा था उसी से संबंधित है। जो 2018 का मैं आपसे बोल रहा था उसी से ये संबंधित है। क्या है देख लेते हैं। देखिए 2018 में क्या हुआ था कि बहुत दिनों बाद इसको पुनः आरोपित किया गया था। और जब पुनः आरोपित बहुत दिनों बाद किया गया था, तो जैसे मान लीजिए कोई 2000 में संपत्ति खरीदा है, उसको 2018 में अगर पूंजीगत दिलाव कर देना है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय बहुत कम कीमत में था और 2018 में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा उसको। तो उस समय एक व्यवस्था किया गया था, क्या, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति के लिए लाभ को समायोजित करने के लिए कोई अनुक्रमण उस समय लागू कर दिया गया था कि उसकी कीमतें, जो पहले लाभ जो भी हुआ है आपको, उस पर नहीं लिया जाएगा, केवल रिसेंट लाभ हुआ है उसको लिया जाएगा। तो इसको उस समय जो वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया था कि ये क्या है? फादरली बेनिफिट है। तो ये वाला चीज अभी लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति के लिए लाभ को समायोजित करने के लिए कोई अनुक्रमण लाभ उपलब्ध नहीं है अभी, जो कि 2018-19 के बजट में पेश किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 2018-19 के बजट में ऐसे ही कुछ चेंजेस किए गए थे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उसके बाद जो आपको रिवाइज करने में मदद करेगा। उसके बाद देखिए विगत वर्ष में प्रीलिम्स में इस पर प्रश्न पूछा गया था। ऐसा ही प्रश्न 2012 में पूछा गया था, पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो सकता है, किस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो सकता है। तो पहला बोला था कि जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो। किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि से थोड़ी नहीं पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान रखिए ये गलत हो गया। जब स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में स्वाभाविक वृद्धि हो, सही है। जब आप कोई पेंटिंग खरीदते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़ने से उसके मूल्य में वृद्धि हुए, अब जैसे भी मूल्य में वृद्धि, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आप देखेंगे तो 1 और 2, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो। सॉरी एक बार ध्यान रखिए, किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो, ये सही नहीं, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन इसका थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 2 व 3 है, ये 2 व 3 है, तो इसका 2 व 3 सही आंसर है। 2 सही आंसर है और 3 इसका सही आंसर है। तो ये यहाँ पे कथन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2018-19 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर तथा लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर डेफिनेटली आप रिवाइज किए होंगे, तो के संबंध में प्रारंभ किए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। अब आपको मैं यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न दिया हूँ, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी से आप आराम से इन तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले खबर की तरफ। देखिए आज का हमारा अगला खबर जो है, देख सकते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने क्या किया है, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं इसको इनके समय से पहले ही मोचन करने का या रिडम्पशन करने का प्रावधान जारी किया है। तो उसके बारे में ये न्यूज में रहा है। संदर्भ देख लेते हैं कि संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना भी बोल सकते हैं आप यहाँ, क्यों न्यूज में रहा है। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड, आपको पता है कि आरबीआई ही इसको जारी करता है और एक वर्ष में कई बार जारी करता है, तो इसकी श्रेणी बनाता है, वर्ष लिख देता है। जैसे मान लीजिए अभी 2024 का अगर आया था तो 2024 और उसके बाद क्या कर देगा, इसका एक श्रेणी बना देगा, एसजीबी बोलेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2024-25 मान लीजिए 24-25 और श्रेणी 1 करेगा। फिर दूसरी बार जब जारी करेगा तो श्रेणी 2 कर देगा। तो इस तरीके से आरबीआई इसको जारी करता है। इसलिए देखेंगे आप तो लिखा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ये आरबीआई के साइट से ही लिया गया है, रिजर्व बैंक द्वारा 3 संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड श्रृंखलाओं के समय पूर्व मोचन, समय से पहले ही उसको रिडम्पशन करने के लिए, मोचित करने के लिए घोषणा की गई है। और ये कौन कौन से हैं, तो एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2016-17 की श्रेणी 3 वाला, 2017-18 की श्रेणी 4 वाला और 2018-19 की श्रेणी 3 वाला। ये तो हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन न्यूज में रहा तो थोड़ा कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाए कि क्यों चर्चा में रहा। इससे ज़्यादा कंटेक्स्ट समझने की इसमें ज़रूरत है नहीं, बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 संप्रभु या कुछ संप्रभु स्वर्ण बॉन्डों को क्या किया है, बॉन्ड को समय से पूर्व मोचित करने के लिए आवेदन मंगाया है या लोगों को उसकी घोषणा की है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, फिर से ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, तो बैकग्राउंड से बातें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होंगी। क्या बैकग्राउंड है कि भारत में स्वर्ण आयात परिदृश्य देखते हैं। वर्ष 2014 में मूल्य के हिसाब से लगभग 37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सोने का आयात भारत में किया गया था। और भारत में सोने का आयात आपको पता है कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो चीन के बाद नंबर 2 पे हम सोने का आयात करते हैं। सोने का आयात करने का भारत में कारण भी है, सामाजिक प्रथाएं आप देखते हैं कि शादी ब्याह में प्लस महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा भी
सोने के आभूषणों का क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो और भी बहुत से रिचुअल्स हैं जहाँ पे सोने को लोग क्या करते हैं, घरों में रखते हैं। तो इस कारण सोने का आयात बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और भारत में एक तरीके से सोने का उत्पादन नगण्य ही होता है। सारा का सारा हमको क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और जब हम आयात करते हैं तो आयात बिल हमारा बढ़ता है। उससे आप देखेंगे तो हमारा जो चालू खाता घाटा है, पूंजी जो हमारा जो व्यापार घाटा है वो क्या होता है, अनबैलेंस होता है, वो बढ़ता है। तो इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो अभी 2023 का अगर हम देखें तो 2023 में मूल्य के हिसाब से लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने क्या किया है, आयात किया है। चीन के बाद नंबर 2 पे, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं, लेकिन काफी कमी हुई है, आप देख सकते हैं। कमी का कारण क्या रहा है, यहीं से हमारा संदर्भ और मजबूत हो जाएगा। तो कमी का कारण यह है कि भारत सरकार स्वर्ण मौद्रीकरण योजना चला रही है जो 2015 में लाई गई थी। अभी हम देखेंगे सोने पर आयात शुल्क को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ स्वर्ण बॉन्ड योजना चलाई जा रही है जो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का ही एक भाग है। तो इन सब के कारण सोने के आयात में काफी कमी देखी गई है भारत में, लेकिन अभी भी उस अनुरूप नहीं है जितनी अनुरूप होनी चाहिए। पढ़ते हैं तो भारत में जब सोने का आयात बहुत ज्यादा हो रहा था, उससे व्यापार घाटा अव्यवस्थित हो जा रहा था हमारा, तो उसको देखते हुए भारत में स्वर्ण आयात में कमी करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना या स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, दोनों एक ही बात है, हिंदी में ध्यान रखिएगा, को आरंभ किया गया। आरंभ करने का कारण क्या था, अभी हमने पीछे बैकग्राउंड में देख लिया कि आयात बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था हमको। और घर में निष्क्रिय जो सोना पड़ा हुआ है, लोगों के घर में सोना वैसे ही पड़ा हुआ है निष्क्रिय रूप में, उसका उत्पादक रूप से कहीं यूज नहीं हो पा रहा था। उनको उत्पादक रूप से यूज करने हेतु भी इस योजना को लाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वर्ण आयात को कम करना, जो भी आप बैकग्राउंड समझ गए। घरेलू निष्क्रिय सोना को उत्पादक प्रयोग में लाना और स्वर्ण धारण से लाभ अर्जन करना। क्या इस योजना को तो हमें पढ़ना नहीं है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल स्वर्ण बॉन्ड योजना जो है उसको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इस योजना में क्या कहा गया था लोगों से कि आप अपने घर में जो भी सोना रखे हुए हैं उस सोने को आप लाके बैंकों में रखिए। और जब बैंक में रखेंगे आप, तो घर पे निष्क्रिय जो पड़ा हुआ सोना है उस पर तो आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, केवल कीमतें उसकी बढ़ रही हैं। कीमतें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन हम आपको, अगर आप सोने को अपने पास रखते हैं तब भी आपको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा बैंकों द्वारा, सरकार की तरफ से। तो आपका जो निष्क्रिय पड़ा हुआ सोना है उससे आप पैसा कमा सकते हैं। उसी बात को लिखा है कि स्वर्ण धारण से लाभ अर्जन करिए आप, और सोना तो आपका ही है, जब बेचना हो बेच लीजिएगा आप। तो इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करके उनके सोने को घर से निकालकर बैंकों में डिपॉजिट करने का उद्देश्य इसमें रखा गया। उसके साथ ही अगर लोग सोने को लाकर बैंकों में जमा करेंगे तो आपको पता है कि जब ये बैंक में जमा होगा तो फिर इस सोने को क्या किया जाता है, सोने के मूल्य को क्या किया जा सकता है, तो निवेश, भविष्य के निवेश के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे देश में जो अवसंरचनाएं हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। प्लस इसमें यह भी कहा गया कि आप अपने ऋण के बदले में, अपने सोने के बदले में चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं बंधक रख के। हालांकि उसके लिए तो वैसे ही इतनी जो एनबीएफसी काम कर रही हैं। और इसी योजना के साथ उन्होंने ये सोचा कि अगर लोग सोना खरीदते रहें और बैंक में रखें, सभी लोग तो बैंक में रखेंगे नहीं, तो इससे बेहतर तब तो आयात तो करना ही पड़ेगा। तो आयात कैसे कम करें, आयात कम करने का तरीका ये था कि लोग भौतिक रूप से सोना खरीदें ही नहीं, फिजिकल रूप से सोना ना खरीदें, बल्कि सोने के जगह पे क्या करें, एक कागज का टुकड़ा खरीद लें, एक बॉन्ड खरीद लें, स्वर्ण बॉन्ड खरीदें
और उस बॉन्ड को ही समझे कि वो सोना है। भाई सोने से हमें क्या ही लेना देना है, उसको अगर पहने नहीं गले में, तो सोना अगर हम पत्र के रूप में खरीद कर रखे हुए हैं, सोने के मूल्य के बराबर ही उस पत्र का मूल्य है, तो ज़्यादा बेहतर है। तो डेफिनेटली बहुत से लोग इससे क्या हुए, प्रोत्साहित हुए और इस तरीके से स्वर्ण में निवेश करना शुरू कर दिए। तो उसी के तहत इसी योजना के साथ लेकर आए, कौन सी योजना, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना। समझ गए होंगे आप कि क्यों लाया गया इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए संप्रभु सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है, इस बात को समझते हैं। प्रारंभ कब किया गया, तो केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत, जो अभी मैंने आपको बैकग्राउंड के तौर पर पूरा समझा दिया है। इसके बाद क्या है ये, तो सोवरेन गोल्ड बंध पत्र स्कीम। सोवरेन गोल्ड बंध पत्र भौतिक रूप से सोना रखने का एक विकल्प है। मतलब भौतिक रूप से सोना रखने का एक विकल्प देता है कि आप भौतिक रूप से मत रखिए, बल्कि इसको बॉन्ड में रखिए, कागज के टुकड़े में रखिए। और क्या, तो ये बंध पत्र सॉवरेन गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं। सॉवरेन गारंटी मतलब क्या, कि देश की सरकार द्वारा, और देश की सरकार द्वारा अगर आपको गारंटी मिल रहा है तो फिर आपका पैसा डूबने का कोई भी चांस नहीं है। सरकार तो, किसी देश की सरकार थोड़ी नहीं चली जाएगी, देश ही थोड़ी नहीं डूब जाएगा। श्रीलंका में अभी आप देख रहे थे कि ऐसा सिस्टम आया था, लेकिन श्रीलंका की सरकार तो चल ही रही है। पार्टी बदल सकती है, सरकार नहीं बदलेगी, देश तो रहेगा ही। और इसे डीमेट अकाउंट के फॉर्म में रखा भी जाता है, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, घर में रखने की दिक्कत ही नहीं है, चोरी का भी डर नहीं है। जारीकर्ता कौन है, तो केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा इसे जारी किया जाता है और इन्हें स्वर्ण या गोल्ड में ही नामित किया जाता है। इस बंध पत्र की कीमत भी कौन तय करता है, आरबीआई ही तय करता है, और वो मार्केट के हिसाब से ही तय करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट के हिसाब से तय नहीं करेगा तो फिर कौन खरीदेगा, मार्केट के हिसाब से तय करता है, बल्कि खरीदते समय तो कुछ छूट भी देता है। वो ऑनलाइन जो खरीदता है उसको छूट भी मिलता है थोड़ा। अब पात्र निवेशक कौन है, तो जो एनआरआई हैं, अनिवासी भारतीय हैं, उनको छोड़कर कोई भी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है, इसको खरीद सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और क्या बातें हैं इसमें। इसकी परिपक्वता अवधि क्या है, तो इसकी परिपक्वता अवधि तो 8 वर्ष का निश्चित रखा गया है, लेकिन 5 वर्ष के बाद आरंभिक मोचन की अनुमति है। जो अभी आरंभिक मोचन आप देख रहे हैं कि किया भी गया है पहले ही, लेकिन अगर मान लीजिए आप आरंभिक मोचन भी नहीं करना चाहते, तब भी फायदा है इसमें। क्या फायदा है, तो ये बंध पत्र एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, निगोशिएबल होते हैं, और इसलिए आप इनको चाहें तो अपनी आवश्यकताओं अनुसार क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। ये भी फायदा है आपको, जैसे सोना बेच सकते हैं वैसे इस बंध पत्र को भी बेच सकते हैं। बाकी अगर 8 साल रखते हैं तो सरकार ही उसको क्या कर लेगी, मोचित कर लेगी। अब रिडेम्स कर लेगी। निवेश की सीमा इसमें कितना है, तो वर्तमान में इसमें निवेश की सबसे अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम है 1 वर्ष में, और न्यूनतम अनुमानित जो अनुमति प्राप्त सीमा है वो 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम से 4000 ग्राम या 4 किलोग्राम तक 1 वर्ष में आप निवेश कर सकते हैं। इन बंध पत्रों में निवेश कैश रूप में आप 20,000 तक ही कर सकते हैं, बाकी आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट इनके माध्यम से तो कर सकते हैं जितना चाहें, जो भी अनुमानित इसका कीमत रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ छोटे छोटे इसके जो प्रावधान थे वो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सोवरेन बोल्ड जो गोल्ड बॉन्ड है, इसको खरीदने के लिए या इसके खरीदार हैं उनको क्या लाभ है। तो सोवरेन गारंटी प्राप्त है, डीमेट फॉर्म में रखा जाएगा, चोरी का कोई डर नहीं है। इनकी कीमत गोल्ड की कीमतों के अनुसार ही होती है। अगली बात, जो निवेशक सोने में निवेश करना चाहते हैं वे लॉकर, शुल्क, मेकिंग चार्ज, शुद्धता के साथ भौतिक सोने की सुरक्षा की चिंता किए बिना बंध पत्र खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें सोने की शुद्धता 999% रखी जाती है। मतलब जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उस हिसाब से रहता है। बंध पत्र पर ब्याज कर योग्य है। ध्यान रखिए कि बंध पत्र पर जो आपको ब्याज मिलेगा ना,
मोचन के दौरान वो टैक्सेबल है, अगर टैक्स के लायक है वो तो उस पर कर लिया जाएगा, जबकि मोचन के समय हुआ पूंजी लाभ कर से मुक्त है। जो पूंजीगत लाभ रहेगा वो कर से मुक्त रहेगा, नहीं तो कौन करेगा। तो फुल प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख का खरीदे और 1 लाख का खरीदे, उसमें आपको लाभ हो जाता है 8 साल बाद 2 लाख का वही सोना हो जाता है। इमेजिन करिए, तो 1 लाख लाभ हुआ आपका। तो जो पूंजीगत लाभ हो रहा है 1 लाख, उस पर कोई भी पूंजीगत अधिलाभ कर यहां नहीं लगेगा इस योजना के तहत, लेकिन जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है जो पैसा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन बंद पत्रों को 2.5% मिलता है ब्याज। बैंकों और एनबीएफसी में, मतलब इन बंधक पत्रों को, जैसे गोल्ड को रख के आप ऋण ले सकते हैं, वैसे इन बंधक पत्रों को रख के भी कहीं भी किसी बैंक में या एनबीएफसी में रख के ऋण ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कोलेटरल के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं आप, एक संपार्श्विक के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों लाभदायक है ये। तो भौतिक सोने की मांग में कमी होगी। जब भौतिक सोने की मांग में कमी होगी तो कम आयात होगा, कम आयात होगा तो हमारी व्यापार घाटा कम होगी। घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, और घरेलू बचत को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा। लोग बैंकों में जाएंगे, बैंक का खाता खुलवाएंगे, उसके तहत खरीदेंगे, उसी में जाके रखेंगे इसको, तो ये एक तरीके से पैसा निवेश में किया जा सकता है, निवेश के काम आएगा। पारदर्शिता और विनियमन बेहतर होगा इससे, और अगर ऐसा होगा तो काले धन के प्रचलन में कमी आएगी। लोग अक्सर काला धन क्या करते हैं, अचल संपत्तियों में रखते हैं, सोने में रखते हैं, तो वहां पे क्या आएगी, कमी आएगी। इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमा है कि अगर मान लीजिए कोई निवेशक खरीदता है और ब्याज दर कम मिलता है, जबकि सोने की कीमत में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उतनी तेजी से फिर वो खरीद बेच लेता। उसके बाद सीमित तरलता इसकी है, क्योंकि 8 वर्ष की तो इसकी लॉक इन अवधि है, और मोचन के लिए भी सीमित विकल्प है इसका। मोचन के लिए इसमें सीमित विकल्प दिया गया है, ये इसकी तरलता को कम करता है। तो ये जितना भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2016 में ठीक इसी से प्रश्न पूछा गया, जिसको आप आराम से पढ़िएगा, मैं यहाँ समय नहीं लगा रहा हूँ। और ये अभ्यास प्रश्न है, इसको भी पढ़ के हल करिएगा आप। इसको भी आप आराम से जो मैंने पढ़ाया है उसके माध्यम से ही हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डेफिनेटली हल करने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं हम लोग आज के अंतिम खबर पे, और आज का हमारा अंतिम खबर जो है वो आप देख सकते हैं कि गन्ने के एफआरपी कीमतों से है। तो गन्ने का एफआरपी कीमत क्या होता है समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें कि आखिर में ये न्यूज में क्यों रहा, क्या संदर्भ है, चर्चा में क्यों रहा ये। तो देखिए, WTO के तहत कृषि अनुवृत्तियां एवं समर्थन की समग्र मांग क्यों चर्चा में रहा। तो हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर WTO द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में गन्ना सब्सिडी प्रदान करने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने बोला है कि जितनी WTO में अनुमति प्राप्त सब्सिडी है उससे ज़्यादा सब्सिडी भारत दे रहा है, और ये 1 वर्ष की कहानी नहीं है, लगातार 5 साल से दे रहा है। अभी अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, इस पर एक्शन लिया है, इस पर इसको आगाह किया है WTO को, इस मुद्दे को WTO में ले गए हैं। अच्छा, WTO को मैं इसी श्रृंखला में, जो अर्थव्यवस्था की साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला है, इसमें बहुत डिटेल से कवर कर चुका हूँ, 2 बार अलग अलग तरीके से। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं कवर करूँगा, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं आपको समझा दूंगा। जैसे ये बातें हैं कि WTO का प्रावधान क्या है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि विश्व के सभी विकासशील देश अपने 1986-87 के कुल कृषि उत्पादन का 10% ही कृषि सब्सिडी दे सकते हैं, जबकि जितने भी विकासशील देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो इसी वर्ष के कुल उत्पादन का 5% सीमा तक ही सब्सिडी दे सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं
समर्थन की समग्र मांग, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, AMS इसी को बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने क्या लगाया है इंडिया पर आरोप कि वर्ष 2018-19 में भी इन्होंने इतना अरब का दिया अपने गन्ना किसानों को समर्थन, जो 92% था कुल चीनी उत्पादन का, 10% नहीं, 92%। 2019-20 में भी देखिए इतना अरब डॉलर दिए, जो इतना परसेंट था। 16.5 अरब दिए 2020-21 में डॉलर, 93% था कुल चीनी उत्पादन के प्रतिशत का। 2021-22 में 17.6 अरब डॉलर और ज़्यादा दिए हैं, 95% रहा है ये चीनी उत्पादन का। तो ये लगातार 10% की सीमा को तोड़ रहा है। इसी बात को उन्होंने WTO में उजागर किया है। यह 10% के अनुमत स्तर के मुकाबले हर साल चीनी उत्पादन के मूल्य का 90% से अधिक था। तो ये न्यूज रहा है। इन्हीं बातों को लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका WTO में गए हैं। हालांकि WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो अभी ठप पड़ा हुआ है, तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में इस पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये पीस क्लॉज के अंदर शामिल नहीं है। अब पीस क्लॉज क्या होता है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज भी एक बार स्लाइड में डेफिनेटली आपको समझा दूंगा। देखिए, पहले समझते हैं कि उचित और लाभकारी मूल्य क्या है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन खबरों को शामिल करूं जिनको पहले शामिल नहीं किया हूं, क्योंकि हम लोग समग्र रूप से पढ़ते हैं, केवल हम न्यूज को नहीं पढ़ते हैं। अब देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स में लोग केवल न्यूज को कवर कर देते हैं। मैं आपको समग्र रूप से कवर करके देता हूं, जिससे कि आपका स्टैटिक भी कवर हो और जो न्यूज में है वो भी बात आपको समझ में आ जाए। तो FRP क्या है? यह वह न्यूनतम मूल्य है जो भारत में चीनी मिलों को चीनी मिल मालिकों को बोल सकते हैं, चीनी मिलों को गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए देना अनिवार्य है। जैसे MSP है, तो MSP तो सरकार जारी करती है और कुछ चीज़ों को सरकार ही खरीद लेती है, लेकिन ये सरकार नहीं, बल्कि सरकार जारी करती है, लेकिन गन्ना के मिल देते हैं इसको किसानों को। उद्देश्य क्या है? गन्ना किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना या उचित कीमत सुनिश्चित करना और उन्हें एक अनुमानित आय प्रदान करना। निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा किया जाता है। MSP का भी यही निर्धारण करते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति की स्थिति जैसे कारकों को देखकर ये इस लागत को बताते हैं। स्वीकृति कौन देता है? ये तो बता देते हैं। अब इसको माने या न माने कौन? CCEA, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगर मान गए, अक्सर मान ही लेते हैं, तो इनके द्वारा स्वीकृत होता है। प्रभाव क्या है? तो गन्ना की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को चीनी मिलों द्वारा शोषण से बचाने में ये मदद करता है। तो ये इतनी बातें आपने ध्यान से समझ लिया कि FRP क्या है और क्यों ये न्यूज में रहा है, आखिर में क्यों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका WTO में इस मुद्दे को उठाए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कृषि पर WTO का समझौता, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO में जो हुआ है, आरंभ ये हुआ था 1995 में। इसके 3 स्तंभ हैं। एक तो यह है कि घरेलू समर्थन को कम किया जाए, अर्थात सब्सिडियां जो दी जाती हैं अलग अलग देशों में, उन सब्सिडियों को कम किया जाए। बाजार पहुंच बनाया जाए, अर्थात सभी देश अपने बाजार को खोलें अन्य देशों के लिए, जिससे आयात टैरिफ को कम कर दें। जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं उनको कम करें और निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से कम करें। निर्यात सब्सिडी देना WTO में अनुमत नहीं है। तो ये इसके 3 उद्देश्य थे। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, अभी मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। WTO के तहत कृषि अनुवृत्तियों के प्रकार क्या है? तो एक प्रत्यक्ष सब्सिडी है और एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी है। प्रत्यक्ष सब्सिडी जो होती है उत्पाद विशिष्ट होती है, कुछ विशेष फसलों के उत्पादन को ये बढ़ावा देती है, जैसे उच्च न्यूनतम समर्थन होता है ये, और कुछ विशेष फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देता है और इसको एम्बर बॉक्स में रखा गया है, अर्थात ये व्यापार को विकृत करता है। कुछ अप्रत्यक्ष हैं, जैसे गैर उत्पाद विशिष्ट होती हैं ये, जैसे अनुसंधान विकास के लिए दे दो, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दे दो, कीटाणुओं की रोकथाम के लिए दे दो। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तहत इसको वर्गीकृत किया जाता है। और
ध्यान रखिए कि जो एम्बर बॉक्स है ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से दिया जा सकता है। समर्थन का समग्र मांग जो अभी एएमएस न्यूज में रहा है ये क्या है, तो 1986 से 88 का जो समय वर्ष है, इस दौरान जो भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का विकासशील देशों के लिए मूल्य का 10% और विकसित के लिए 5%, इसको हम बोलते हैं एएमएस, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, अर्थात हिंदी में बोलते हैं उसको हम क्या, समर्थन का समग्र मांग। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम समझ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि सब्सिडियां कौन कौन सी हैं। तो एक है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ लिमिट नहीं करता है क्योंकि व्यापार को विकृत नहीं करती है। ये ऐसी सब्सिडी अथवा सरकारी खर्च होते हैं जिनसे कृषि उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ता, हालांकि इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। सरकार द्वारा कृषि में होने वाले किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है। उदाहरण है अनुसंधान की सुलभता का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव, बाजार सूचना का अभाव इत्यादि के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है ये। इस पर डब्ल्यूटीओ कोई भी लिमिट नहीं लगाता है, कितना भी दिया सकता है। ब्लू बॉक्स, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, कोई सीमा नहीं है, कितना भी दिया सकता है। ऐसी सब्सिडी को कृषिगत उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है ये, लेकिन साथ में उत्पादन को सीमित करने का गुण भी रखती है। ये प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती ही नहीं है, ये बढ़ाती है लेकिन उसको लिमिट रखती है, लिमिट करने का ही प्रावधान है। यूरोपियन राष्ट्र अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, जो इसको देते समय किसानों से एक प्रोडक्शन लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और इसके तहत कई बार ऐसा होता है कि वो किसान एक भूमि का हिस्सा अपना खाली छोड़ देते हैं, बाकी पर कृषि करते हैं। ये डब्ल्यूटीओ में व्यापार को विकृत नहीं करती। अम्बर बॉक्स या एम्बर बॉक्स ये व्यापार को विकृत करता है। ये ऐसी सब्सिडी जो कृषिगत उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है तथा जो व्यापार विषमता को जन्म देती है। इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दिया जा सकता है। जैसे भारत में उच्च एमएसपी, इसी बार 2023 में पेपर 3 में इकोनॉमी में इसका प्रश्न आया था, जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। एमएसपी सस्ती बिजली, उर्वरक इत्यादि पर सब्सिडी। एओए जो अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार इन सब्सिडी की एक सीमा होती है और वो सीमा कितनी होती है मैंने आपको ही बताया। एएमएस के बारे में, समर्थन की समग्र मांग 1986-88 का उत्पादन स्तर पर, विकसित के लिए 5%, विकासशील के लिए 10%। तो ये मैंने पहले भी कवर कर चुका हूं मैं, लेकिन एक बार आपका रिवाइज भी हो गया इसी के माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पीस क्लॉज समझ लेते हैं थोड़ा। पीस क्लॉज मतलब ये है कि जैसे खाद्यान्न वस्तुएं हैं, जो मुख्य खाद्यान्न वस्तुएं हैं गेहूं चावल जैसी, उसके लिए बाली में, इंडोनेशिया के बाली में भारत के अनुरोध पर एक पीस क्लॉज लाया गया कि उसमें अगर आप अपने समग्र उत्पादन के 10% से ज़्यादा भी दे रहे हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि इसका कोई व्यवस्थित और सही समाधान ना आ जाए, जो अब तक तो नहीं आया है। तो उस पर तो पीस क्लॉज लागू होता है। कुछ समय पहले मैं आपको पढ़ाया था कि राइस के लिए, चावल के लिए सरकार ने पीस क्लॉज को लागू कर लिया है भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार लगातार राइस के लिए आप देखेंगे तो एमएसपी ज़्यादा देती है। वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, आज लिंक भी लगवा दूंगा, उस लिंक में जाके देख लीजिएगा। तो पीस क्लॉज क्या है? विश्व व्यापार संगठन में शांति खंड एक ऐसे समझौते को संदर्भित करता है जो विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी पर घरेलू समर्थन सीमा के उल्लंघन के लिए कानूनी चुनौतियों से अस्थायी रूप से बचाता है। 10% से पार भी कर गए तो आप बच जाओगे। और अस्थायी इसलिए क्योंकि इसका जब भी एग्जैक्ट समाधान आ जाएगा तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह खंड विकासशील देशों को तत्काल प्रभाव का सामना किए बिना चावल और गेहूं जैसे कुछ कृषि उत्पादों को निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना 2013 में डब्ल्यूटीओ के इंडोनेशिया के बाली सम्मेलन में किया गया था। भारत के संदर्भ में भारत घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन कदमों को जरूरी बताता है। भारत बोलता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको भरपेट भोजन देने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ज़रूरी है और इसलिए ये लागू किया गया है। मैं
आपको पढ़ा चुका हूं। अभी भारत 10% से ज़्यादा करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा गन्ना के संदर्भ में पीस क्लॉज लागू नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। क्यों अभी बच जाएगा भारत? क्योंकि अभी WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है वो अमेरिका के व्यवधान के कारण पूरी तरीके से कार्यरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए विगत वर्ष 2016 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और भी प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं पहले दिखा चुका हूं आपको। मुख्य परीक्षा में 2023 में ही अभी प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर आप अभी जो मैंने पढ़ाया है उससे भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से चीज़ें पूछा था, लेकिन अगर सही समझ न रहे तो आप गलत कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जिन 4 विषय वस्तुओं को आज के लेक्चर में शामिल किया, उन चारों विषय वस्तुओं को आपको भली भांति समझा दिया, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग इसी वीडियो श्रृंखला के अगले लेक्चर में। तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आप राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। राउज आईएएस के इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप डीएनएस डेली होता है, आप जाके बहुत से कंटेंट देख सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।